नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री के अनुसार सरकार स्वस्थ भारत की दिशा में चौतरफा रणनीति को लागू कर रही है। आइए सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हाल ही में आरंभ की गई पहलें जानते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि ये चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य पर बजटीय व्यय पर 137% की वृद्धि को दर्शाता है। बजट 2021 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत ये एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमताओं को विकसित करना है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का समर्थन कर सकता है। साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में भागीदार हो सकता है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र की सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय निकायों को 70,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त होंगे। अगली खबर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी शासन व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कई डिजिटल पहलें आरंभ की हैं। इन पहलों का लक्ष्य सभी शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य करना और उनका समर्थन करना है। प्रत्येक शहर और कस्बे की क्षमता का संवर्धन कर नागरिकों की सेवा करना और भागीदारी का निर्माण करना है। इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के माध्यम से शहरी भारत के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सुनिश्चित करना है। आइए अब आरंभ की गई प्रमुख पहलों को जानते हैं। पहली योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा। ये ढांचा कई स्तरों पर और गति से जटिल समस्याओं को हल करने के लिए शहरी पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को सुदृढ़ करेगा। ये मिशन वर्ष 2022 तक 2022 शहरों और वर्ष 2024 तक भारत के सभी शहरों और नगरों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केंद्रित और इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने का कार्य करेगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक उपयोग के लिए एक साझा डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना है। इसके साथ शहरी राष्ट्रीय ओपन डिजिटल इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना है, जो नए प्लेटफॉर्म, समाधान और नवाचार का निर्माण करके लाभ प्रदान करेगा। ये 3 स्तंभों के लिए कार्य करेगा। पहला है जनता शहरी प्रणाली में हितधारकों को जुटाना तथा उन्हें सक्षम और सशक्त बनाना। दूसरा, सहयोग और प्रभाव के लिए मानकों एवं विभिन्न रूपरेखाओं के माध्यम से शासन में सुधार करना है। तीसरा, प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। इससे नागरिकों की जीवन सुगमता, जमीनी स्तर पर कार्य की सुगमता, सूचना तक सरल पहुंच आदि में सुधार करने में सहायता प्राप्त होगी। जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी का प्रावधान किया गया है। आधार एकीकृत भुगतान इंटरफेस और इंटरनेट और मोबाइल फोन तक व्यापक पहुंच मिशन के निर्माण घटक की स्थापना के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगी। दूसरी योजना है इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज यानी IUDX। IUDX को स्मार्ट सिटी मिशन और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के मध्य साझेदारी में विकसित किया गया है। आपको बता दें कि IUDX एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न डेटा प्लेटफॉर्म, तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित एवं अधिकृत एप्लीकेशन की सुविधा देता है। इसके साथ ही अन्य स्रोतों के बीच डेटा के सुरक्षित, प्रमाणित और व्यवस्थित आदान प्रदान की भी सुविधा देता है। ये डेटा प्रदाताओं और डेटा प्रयोक्ताओं को शहर, शहरी शासन और शहरी सेवा वितरण से संबंधित डेटा सेट साझा करने, डेटा को एक्सेस करने सहित निर्बाध इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है। तीसरी योजना स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शहरी शासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी इकोसिस्टम हितधारकों को विभिन्न समाधानों और एप्लीकेशंस के लिए ओपन सोर्स कोड के भंडार में योगदान करने में सक्षम बनाता है। इसे उन चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनका अनुभव शहरी स्थानीय निकायों को शहरी चुनौतियों का समाधान करते समय डिजिटल एप्लीकेशंस को विकसित करने और इन्हें लागू करने के दौरान किया जाता है। सोर्स कोड पूरी तरह से निःशुल्क होगा और इसके लिए किसी प्रकार के लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम योजना न्यू स्मार्ट सिटी वेबसाइट वर्जन 2.0 और भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली GMIS है। ये वेबसाइट स्मार्ट सिटी से संबंधित पहलों के लिए एकल
एकल बिंदु की तरह कार्य करेगी। इसका उपयोग अत्यधिक प्रभावी संचार और व्यापक पहुंच उपकरण के रूप में किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र विकास और स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। GMIS न्यू स्मार्ट सिटी वेबसाइट के साथ एकीकृत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के 2 वर्ष पूर्ण हुए। PM किसान योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को कृषि भूमि के आकार के निरपेक्ष प्रत्येक 4 माह में 2,000 रूपए की 3 समान किश्तों में 6,000 रूपए प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य सभी जोतधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू आवश्यकताओं के लिए विभिन्न आदानों की खरीद के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति करना है। आइए अब लाभार्थियों के बारे में संक्षेप में जानते हैं। इस योजना के तहत एक कृषक परिवार को पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों से युक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत केवल वे किसान परिवार लाभान्वित होंगे जिनके नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड इसमें अपवाद हैं, क्योंकि इनके द्वारा भूमि रिकॉर्ड से संबंधित अलग प्रावधान किए गए हैं। योजना संस्थागत जोत धारकों, संवैधानिक पदों पर पदस्थ किसान परिवारों, पेशेवरों आदि को शामिल नहीं करती है। इसी प्रकार की अन्य आय सहायता योजनाओं की घोषणा कई राज्यों द्वारा भी की गई है, जैसे तेलंगाना की रायतु बंधु योजना, ओडिशा की आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता योजना, कालिया आदि। अगली खबर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित है। प्रारूप सरकारी नीति में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए 3 स्तरीय विनियमन का उपबंध किया जाएगा। OTT ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट की एक श्रृंखला का प्रबंधन करते हैं और इसे एक विशिष्ट मंच पर प्रस्तुत करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आदि। पारंपरिक मीडिया फर्मों के विपरीत वर्तमान सोशल मीडिया हाउस और OTT प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रारूप का नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम 2021 है। दिशा निर्देशों का उद्देश्य सोशल मीडिया मध्यस्थों और OTT प्लेटफॉर्म्स को उनके मंचों के माध्यम से साझा किए गए कंटेंट के लिए अधिक जवाबदेह बनाना है। IT एक्ट 2000 का उपबंध 87 सरकार को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है। आपको बता दें कि उनके त्वरित विकास, आपत्तिजनक कंटेंट से संबद्ध चिंताओं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने आदि के कारण उनके विनियमन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अब आपको बताते हैं प्रारूप से संबंधित मुख्य तथ्य। ये दिशा निर्देश सोशल मीडिया कंपनियों, OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल समाचार मीडिया आदि को कवर करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं प्रस्तावित 3 स्तरीय विनियामक ढांचा। इसमें प्रथम स्तर पर कंपनियों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र होगा। द्वितीय स्तर पर भारतीय प्रेस परिषद जैसी विनियामक संस्थाओं की अध्यक्षता किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। और तृतीय स्तर पर अंतर मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। सक्षम अधिकारी अपराधों की रोकथाम, खोजबीन, जांच, अभियोजन आदि के लिए प्रासंगिक जानकारी की मांग कर सकते हैं। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से है। गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोगों के राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम NPCDCS के साथ एकीकरण के लिए प्रचालनात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए। भारत विश्व का ऐसा प्रथम देश बन गया है जिसने गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोगों यानी NAFLD को मौजूदा राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम यानी NPCDCS रणनीतियों के साथ एकीकृत करके NAFLD के लिए कार्रवाई की आवश्यकता अभिनिर्धारित की है। ये इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि NAFLD की रोकथाम के लिए मौजूदा NPCDCS रणनीतियों को सरलता से संरेखित किया जा सकता है। NAFLD उन स्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें ऐसे रोगों के यकृत में अतिरिक्त वसा का संचय हो जाता है जो मदिरा का कम या बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं। इसमें यकृत की असमानताएं जैसे नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी
नैश, सिरोसिस और यकृत कैंसर शामिल हैं। एक बार जब ये रोग विकसित हो जाता है तो कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं होता है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार NAFLD की व्यापकता भारत की 9% से 32% उस सामान्य आबादी में अधिक है जो अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं और जो मधुमेह या पूर्व मधुमेह से पीड़ित हैं। NPCDCS को प्रमुख गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था। इसमें बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, प्रारंभिक निदान, प्रबंधन और परामर्श को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। NAFLD से निपटना भारत के गैर संचारी रोगों के बोझ से निपटने की दिशा में, जो भारत में होने वाली मृत्यु के कुल मामलों में लगभग 60% योगदान देता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। चीन दोबारा भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच $77.7 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। हालांकि ये पिछले वर्ष के $85.5 बिलियन से कम था, लेकिन फिर भी चीन ने भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका को प्रतिस्थापित कर दिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में भारत और अमेरिका के बीच $75.9 बिलियन का व्यापार हुआ था। चीन से कुल आयात 58.7 बिलियन व्यापार मूल्य का था। इसमें 51% हिस्सा भारी मशीनरी का था। कार्बन वॉच या कार्बन निगरानी। चंडीगढ़ कार्बन वॉच आरंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बन गया है। कार्बन वॉच किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। एक कार्बन फुटप्रिंट ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा है जो हमारे कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जलवायु स्मार्ट नागरिक बनाना है, जबकि उन्हें अपने कार्बन फुटप्रिंट तक पहुंचने में सक्षम बनाने के साथ साथ उन्हें इसे कम करने के उपाय भी प्रदान करना है। सोलर गीगावाट क्लब 9 अफ्रीकी राष्ट्र सोलर गीगावाट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हैं। गीगावाट क्लब उन राष्ट्रों को प्रदत्त एक अनौपचारिक दर्जा है जिनके पास 1 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है। वर्तमान में भारत सहित 37 देश सौर गीगावाट क्लब के सदस्य हैं। डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म दिवाली। ये प्लेटफॉर्म भारत और नीदरलैंड को जल संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए एक साथ भागीदारी करने में सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है। वे भारत में विशिष्ट जल चुनौती वाले स्थलों में चुनौतियों से निपटने के लिए डच समाधानों की क्षमता और स्थिरता का पता लगाएंगे, जो मापनीय, संधारणीय और लागत प्रभावी हैं। कीटोप्रोफेन। हाल ही में बांग्लादेश ने दर्द निवारक दवा कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कीटोप्रोफेन दर्द निवारक दवा है जो मवेशियों के उपचार के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। डाइक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो दक्षिण एशिया के गिद्धों के लिए प्राथमिक खतरे के रूप में विद्यमान है और इस क्षेत्र में 99.9% व्हाइट रम्प्ड गिद्धों की विनाशकारी गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में डाइक्लोफेनेक दवा को वर्ष 2006 के ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप डॉट। ये वर्ष 2016 में उत्तराखंड के नैनीताल में देवस्थल में स्थापित किया गया 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ये पूर्ण रूप से संचालन योग्य एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा स्थापित किया गया था। देवस्थल यानी भगवान का निवास धाना चूली के निकट एक पर्वत शिखर है जहाँ पर अंधकारमय आकाश और उत्कृष्ट अवलोकन स्थिति होने के लाभ हैं। कैडमियम डोप्ड सिल्वर एंटीमनी टेल्यूराइड। ये एक नई सीसा रहित यानी लेड फ्री सामग्री है जो अपशिष्ट की ऊर्जा को कुशलता पूर्वक विद्युत में परिवर्तित करके छोटे छोटे घरेलू उपकरणों और ऑटोमोबाइल के संचालन के लिए विद्युत शक्ति प्रदान कर सकती है। ये ताप विद्युत ऊर्जा रूपांतरण पर आधारित है। जब एक वस्तु के एक सिरे को ठंडा रखते हुए दूसरे सिरे को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो थर्मो इलेक्ट्रिक ऊर्जा के रूपांतरण से विद्युत वोल्टेज उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों द्वारा सबसे कुशल थर्मो इलेक्ट्रिक सामग्रियां अब तक सीसा एवं लेड को एक प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती रही हैं। इससे ये सामग्रियां व्यापक बाजार अनुप्रयोगों में प्रयुक्त नहीं हो पाई हैं। इसे जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। JNCASR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है।
शेरशाह गेट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शेरशाह गेट का जीर्णोद्धार कर रहा है, जो 9 वर्ष पहले अत्यधिक वर्षा की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ये द्वार शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित नगर शेरगढ़ के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित था। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करके सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। वो काबुल को चटगांव से जोड़ने वाले ग्रैंड ट्रंक रोड के वास्तुकार या निर्माता थे। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के एक शहर सासाराम में अवस्थित है। शेरशाह ने दाम नामक नए रजत के सिक्कों का आरंभ किया था। ग्रेटर टिपरालैंड। ग्रेटर टिपरालैंड इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT की एक नई राजनीतिक मांग है, जिसके अंतर्गत त्रिपुरा की जनजातियों के लिए एक अलग राज्य या टिपरालैंड की मांग की गई है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।